हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ क्लास, जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में क्या, सामाजिक अध्ययन कक्षा का शिक्षण। अब सामाजिक अध्ययन कक्षा के शिक्षण में क्या पढ़ेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्लास मैंने उस दिन पढ़ा दी थी, आज थोड़ा इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक, आप लोग देखते रहिए। थोड़ा O2 से थी उस दिन, ये रही, ये आ गया कि यहाँ से पढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पे 943, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पे 943। विटीकल्चर क्या है, देखते हैं विटीकल्चर क्या होता है। तो विटीकल्चर यानी कि अंगूरों से संबंधित, जो अंगूरों से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है, उसमें अंगूरों की बुवाई, देख रेख और फल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, देख रेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। तो भारत पृथ्वी के पूर्वी उत्तर गोलार्ध में है। ये रही पृथ्वी, एक सेकेंड रुकना, ये रही पृथ्वी। ठीक, ये हो गया, यहाँ से देखते हैं, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर ऊपर वाला, और ये हो गया दक्षिण। ठीक, अब ये तो हो गई पूरी पृथ्वी, तो उत्तर दक्षिण भी हो गए। अब भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है, यहाँ। तो ये क्या है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब की दिशा है कि नहीं है। ये देखो, भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूरब में स्थित है भारत। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की विद्रोह की 2 असफलता के कारण बताइए। जो 1857 का विद्रोह था, उसकी 2 असफलता के कारण क्या क्या हैं। तो क्रांति का समय से पहले होना, सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव और आर्थिक कठिनाइयाँ। तो इसमें पूछे गए हैं 2, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, इसमें से कोई 2 याद कर लेना आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या है, ईश्वर एक है, वह निराकार एवं सर्वव्यापी है। दूसरा देखिए, इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड और वह आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, आत्मा कैसी है, अजर अमर है, और शरीर कैसा है, नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए, और मानववादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकारना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही गई थी ब्रह्म समाज में कि ईश्वर कितने हैं, ईश्वर सिर्फ एक है, वह निराकार है और सर्वव्यापी है। इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड और वह आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर कैसा है, नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। मानववादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकारना चाहिए। आप देखते हैं थोड़ा इसके आगे कि जेड धारा किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए जेड धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली क्या हैं, धाराएं। जो जेड धाराएं हैं वो पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों, जो ग्रह हैं, ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली धारा जेड धारा कहलाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम, थारू जनजाति, खरवाड़ जनजाति, माहीगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति, ये सब कहाँ की जनजातियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 लागू हुआ, यानी कि रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 में लागू हुआ। सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों को ही रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने
इस विधेयक को क्या कहा? काला कानून कहा। भारत वासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। पूना पैक्ट पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न में सवर्ण हिंदू तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थानों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई। थोड़ा यहाँ समझिए कि पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से जो सवर्ण हिंदू थे तथा दलित के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थानों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखो। तो पहला है जूट उद्योग तथा दूसरा है चीनी उद्योग। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से कब से कब तक? 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। पहले खिलाफत आंदोलन, फिर दूसरा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति के प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर का लाल इमली ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से जनवरी 1931 तक चला। व्यक्तियों के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 50 होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई जून 1945 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब कांग्रेस का प्रथम वो हुआ था अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे की थी? मुंबई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक प्रारंभ हुई? तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 66 से 69। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो भारत में चांदी मुख्यतः कर्नाटक के कोलार में, राजस्थान के जावर में, बिहार के मानभूम में, आंध्र प्रदेश के कड़िया आदि में पाई जाती है। सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी? पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो पवन ऊर्जा है इसके उत्पादन में भारत का तमिलनाडु राज्य क्या है? अग्रणी है। यूनेस्को का पूरा नाम लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो देखते हैं कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।